नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 59वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने अरब भूगोलवेताओं का योगदान है उसके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद इसमें पुनर्जागरण एवं खोज यात्राओं एवं अन्वेषण का युग है वो प्रारंभ होता है। पुनर्जागरण का युग। पुनर्जागरण का युग इस युग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा, जब अरब भूगोलवेताओं ने भौगोलिक ज्ञान का विकास किया, उस समय जो विशेषतः रोमन एवं यूनानी जो विद्वान थे, रोमन एवं यूनानी विद्वानों का जो भौगोलिक ज्ञान था वो ये कह सकते हैं अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया था। धार्मिक मतांधता या धार्मिक अंधविश्वास जो था उसकी भेंट हम उसको मान सकते हैं चढ़ गया था। अब इसके बाद में यानी जो यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं का योगदान था वो एक प्रकार से उस धूमिल हो गया। जो इनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई थी, जो इनके द्वारा खोजें की गई थी, वो एक प्रकार से धूमिल हो गई थी यूरोपीय क्षेत्र में। अब यहाँ से ये लगभग 10 शताब्दी तक अंधकार का जो युग है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग 10 शताब्दी तक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से ये अंधकार का युग हम कह सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो अंधकार युग था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। तो अंधकार युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। लगभग 10 शताब्दी तक इसमें ज्ञान रूपी जो प्रकाश था उसके ऊपर एक प्रकार से अंधविश्वास का अंधकार है वो छाया हुआ था। अब इसमें हम विशेषतः ऐतिहासिक रूप में देखें तो 13वीं से लेकर के 17वीं जो शताब्दी थी उसकी जो समय अवधि है, यानी उत्तर मध्यकाल जिसको हम कह सकते हैं, लेट मिडेवियल पीरियड हम उसको कह सकते हैं। 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी का काल जिसको क्या कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में 13वीं से जो 17वीं शताब्दी का काल है उसको पुनर्जागरण के काल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो अंधकार एक प्रकार से अंधविश्वास का छाया हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होने लग गया और भौगोलिक क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें होने लगी। इसी कारण इनको क्या इस युग को क्या कहा जाता है? खोज यात्राओं एवं अन्वेषणों का युग इसको कहा जाता है। खोज यात्राओं एवं अन्वेषणों का युग। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में नई नई खोजें हुई। जो खोजी यात्री थे उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां हैं वो प्राप्त की गई और उनका वर्णन, भौगोलिक वर्णन है वो प्रदान किया गया। तो धीरे धीरे क्या है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो भौगोलिक ज्ञान की जो गति मंद हो गई थी या समाप्त हो गई थी, भौगोलिक जो अंधकार युग था उसमें अब धीरे धीरे उसमें अंधकार है वो छटने लगा और यहाँ पर भौगोलिक ज्ञान का प्रकाश है वो प्रारंभ हो गया था। तो इसमें हम कुछ विद्वानों के जो भौगोलिक यात्री रहे हैं उनके बारे में, उनकी विशेषतः जो जानकारियाँ हैं, उनके द्वारा जो नई क्षेत्रों की खोजें की गई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब विशेषतः इसका प्रारंभ ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी, उन्होंने जो अरब थे उनको हरा करके जिब्राल्टर संधि पर अधिकार किया था प्रारंभिक। जब इस युग का प्रारंभ हम वहाँ से कह सकते हैं।
हेनरी ने अरबों को हराकर जिब्राल्टर संधि पर अधिकार किया। यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य का क्षेत्र है ये। तो इन्होंने जिब्राल्टर संधि के ऊपर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से ये एक हेनरी जो है वो एक महान यात्री के रूप में भी जाने जाते हैं। तो हेनरी को हेनरी नौ चालक के नाम से ये प्रसिद्ध थे, क्योंकि नौ संचालन में इनको निपुणता प्राप्त थी। तो इनको क्या कहा जाता है? हेनरी नौ चालक के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ से प्रारंभ ये हम कह सकते हैं कि जो उत्तर मध्य काल था, जिसको पुनर्जागरण या खोजों का काल कहा जाता है, तो खोजों का एक प्रकार से यहाँ से प्रारंभ हम कह सकते हैं, जब हेनरी ने जिब्राल्टर जल संधि पर अधिकार किया था। अब इसके बाद इन्होंने विंसेंट अंतरीप के समीप सारग्रेस नामक स्थान के ऊपर एक भौगोलिक संस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई। और विश्व के जो विभिन्न भूगोलवेता थे, विभिन्न क्षेत्रों के जो भूगोलवेता थे, यानी जैसे भूगोलवेता है, गणितज्ञ है, विद्वान जो थे विभिन्न क्षेत्रों के, जिनमें भूगोलवेता, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और मानचित्रकार थे, उनको यहाँ पर इन्होंने आमंत्रित किया था, स्थापना की। और इसके बाद में भूगोलवेताओं, गणितज्ञों, खगोल शास्त्रियों और इसके अतिरिक्त जो मानचित्रकार थे, मानचित्रकारों को भी इन्होंने क्या किया? आमंत्रित किया। और यहाँ पर इनका आमंत्रण इसी प्रकार का था कि मतलब इसलिए इन्होंने इनको आमंत्रित किया कि भौगोलिक ज्ञान जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, भूगोल में विभिन्न जो मानचित्र तैयार किए जा सकें, ताकि विश्व के जो अनेक क्षेत्र जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इनसे जुड़े हुए नहीं थे, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकें और उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करके वहां पर पहुंच सकें। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, जो विभिन्न भूगोलवेता थे, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, उनको बुला करके अपने नवीन स्थानों की, द्वीपों की, देशों की खोज के लिए एक प्रकार से इन्होंने इनको तैयार किया। भी नए स्थानों की खोज की जाए, नए देशों की खोज की जाए, नए द्वीपों की जो कि ज्ञात विश्व में सम्मिलित नहीं थे उनकी खोज की जाए और एक दूसरे से इनको जोड़ा जाए। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, आमंत्रित करके भौगोलिक ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से जो विभिन्न यात्री थे, नौचालक थे, वो उत्साहित हुए। और इसी क्रम में जैसे कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया या अमेरिका की खोज की, वो भी एक नौचालक या यात्री हम कह सकते हैं। कोलंबस ने 1492 में, तो ये कौन से, इसी युग में, पुनर्जागरण के युग में ही आता है ये। 1492 में नई दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका की खोज की। तो इस काल में विभिन्न नए नए क्षेत्रों की खोजें हुई, जिसके कारण इसको खोजों का, अन्वेषण का काल कहा जाता है। यात्रियों के द्वारा, विशेषतः जो नौचालक थे, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की खोजें की गई, इसलिए इसको क्या है, खोजों का या अन्वेषण का काल भी इसको कहा जाता है। तो 1492 में नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड अर्थात अमेरिका की खोज की। इसके अलावा वास्को डी गामा जो है वो उत्तमासा अंतरीप होते हुए 1498 में भारत का जो कालीकट तट है उसके ऊपर पहुंचा था। 1498 में उत्तमासा अंतरीप से
होते हुए वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा, यानी भारत की खोज अन्य विश्व के देशों से भारत को भी यहाँ पर खोज लिया गया या जोड़ा गया। तो इस प्रकार यूरोपीय जो हैं वो यूरोपीय जो लोग हैं उनको भारत का पता चला, यानी यूरोपीय लोगों के लिए एक प्रकार से ये भारत की खोज थी, क्योंकि पहले ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, इनको पता नहीं था। तो इससे क्या हुआ, भारत के बारे में यूरोपीय लोगों को पता चला। तो इस प्रकार से यहाँ से खोजें प्रारंभ हुई। जैसे 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, उत्तरी अमेरिका की खोज की। उसके बाद में 1498 में कालीकट तट पर पहुंचा वास्को डी गामा। इसके अलावा मैगलेन जो था उन्होंने 1519-20 मैगलेन ने 1519-20 में ये यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर जाते हुए ये पहुंचा हॉर्न अंतरीप से होते हुए ये प्रशांत महासागर में पहुंच गया। प्रशांत महासागर में पहुंचने के बाद इन्होंने पूर्वी द्वीप समूह जो हैं उनकी खोज इनके द्वारा की गई। पूर्वी द्वीपों की खोज की। ये सामान्य जानकारियां हम पुनर्जागरण के युग की पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक यात्री जो रहे हैं उनके बारे में हम विस्तार से भी अलग से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पहले कोलंबस, उसके बाद वास्को डी गामा, इसके बाद में मैगलेन जो है 1519-20 में ये पश्चिमी तट जो है यूरोप का उससे पश्चिम की ओर चले, और दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणतम छोर है जिसको किस नाम से जाना जाता है, हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया, प्रशांत महासागर में पहुँच गया, यानी डीप साउथ में प्रशांत महासागर में पहुँचा। उसके बाद में ये वहाँ से आगे बढ़ता गया और आगे ये कहाँ पर पहुँच गया, पूर्वी द्वीप समूह में पहुँच गया था। उसके बाद में कैप्टन कुक का नाम आता है जिन्होंने 12 वर्षों तक यात्राएं की। कैप्टन कुक 12 वर्षों तक इनके द्वारा यात्रा की गई। अब इन 12 वर्षों के काल में, यानी ये जो समय है इनका लगभग 1768 से लेकर के 1778 तक का था, अवधि में जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की विस्तृत यात्राएं इनके द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा कौन से 2 महासागरों की यात्राएं की गई 12 वर्षों में, ये लगभग 1767 से लेकर के 1778 के काल में इनके द्वारा ज़्यादातर जो खोजें हैं वो की गई थी। इनके द्वारा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की विस्तृत यात्राएं की गई। प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागरीय क्षेत्र की विस्तृत यात्राएं इनके द्वारा की गई, यानी विभिन्न द्वीपों की इन्होंने खोज की। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। तो ये 12 वर्ष का जो इनका समय था कैप्टन कुक का, इसमें इन्होंने प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं उनकी विस्तृत यात्राएं की।
और उन यात्राओं से विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों की खोज भी इनके द्वारा की गई और इसके अतिरिक्त नए द्वीप जो खोजे गए, इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी भी खोज की थी। अब इसके अलावा जो कोलंबस है, वास्को डी गामा है, मैगेलन है और कैप्टन कुक जो हैं, इन्होंने क्या है टोलेमी के द्वारा जो अक्षांश एवं देशांतर निर्धारण किए गए थे, टोलेमी द्वारा निर्धारित अक्षांश देशांतर, टोलेमी के द्वारा जो अक्षांश देशांतर निर्धारित किए गए थे और इनके द्वारा जो विश्व के मानचित्र तैयार किए गए थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, उनके विश्वास पर इनके द्वारा यात्राएं की थी। अब जैसे टोलेमी के द्वारा जो अक्षांश देशांतर बताए गए, उनका जो मानचित्र बनाया गया था, उसी के आधार पर जैसे जो कोलंबस है वो भारत की यात्रा के लिए चला था, लेकिन वो कहाँ पर पहुँच गया, उत्तरी अमेरिका में पहुँच गया था। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, टोलेमी की जो प्रतिपादित परिधि की जो आकलन है, अक्षांश देशांतर है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, विश्व मानचित्र में विभिन्न परिवर्तन इनके द्वारा किए गए, क्योंकि वो उनका जो मानचित्र था वो कैसा था, त्रुटिपूर्ण था। तो टोलेमी द्वारा निर्धारित अक्षांश देशांतर एवं मानचित्र में संशोधन भी इनके द्वारा किए गए, जिनमें कैप्टन कुक, वास्को डी गामा, इसके अलावा मैगेलन और जो कोलंबस हैं उनके नाम आते हैं, जिन्होंने इनके मानचित्र के आधार पर यात्राएं की थी और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर उसमें परिवर्तन भी किए थे। इसी युग में पृथ्वी के सही प्रतिनिधि के रूप में ग्लोब की रचना भी हुई थी, जैसे मार्टिन बेहम के द्वारा ग्लोब की रचना की गई थी। तो ग्लोब की रचना भी इसी युग में हुई थी, ग्लोब की रचना हुई। इसके अलावा इस युग में मर्केटर प्रक्षेप जो कि नाविकों के लिए सर्वोत्तम होता है, उसकी भी रचना, मर्केटर प्रक्षेप की रचना भी इसी युग में हुई थी। (1569) में मर्केटर प्रक्षेप की रचना की गई। ये विशेषतः नौ संचालन में सर्वाधिक उपयोगी होता है। मर्केटर प्रक्षेप की रचना, अब जैसे कि हम जानते हैं युग कैसा है, खोज यात्राओं के अन्वेषण का युग है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी नाविकों के लिए एक विशेष मानचित्र की। तो उसके लिए क्या है, मर्केटर प्रक्षेप की रचना की गई, जिस पर मानचित्र जो बने होते हैं वो समुद्री यात्राओं के यानी नौ संचालन के लिए विशेषतः महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे उपयोगी होते हैं। तो मर्केटर प्रक्षेप की रचना की गई थी, जो कि एक शुद्ध आकृति प्रक्षेप था। मर्केटर नाम के विद्वान ने ही इसकी रचना की थी। तो मर्केटर प्रक्षेप का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसका निर्माण भी इसी युग में हुआ था। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए विश्व के मानचित्र में ग्लोब की रचना हुई। नाविकों की सुविधा के लिए मर्केटर जो नामक विद्वान है, उन्होंने मानचित्र में एक शुद्ध आकृति प्रक्षेप का निर्माण उनके द्वारा किया गया। इसके बाद में जैसे अगर हम 15वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो सभी विद्वानों ने, चाहे वो रोमन हो या यूनानी हो, अरब हो, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में समझा जाता था। 15वीं शताब्दी तक विद्वानों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना था। 15वीं शताब्दी तक ये जो भी विद्वान हुए उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में माना। लेकिन जो निकोलस कोपरनिकस हैं, उन्होंने यहाँ पर
ग्रहों से संबंधित ये सिद्धांत सिद्ध करके बताया कि पृथ्वी सहित सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राचीन में जो विचारधारा चल रही थी उसके बारे में इन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि पृथ्वी एवं अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अर्थात केंद्र क्या है यहाँ पर? सूर्य। तो सारे के सारे जो ग्रह हैं, यानी 15वीं शताब्दी तक जो मान्यता थी उसको किसने बदल दिया? निकोलस कोपरनिकस ने बदला। वो भी 15वीं शताब्दी के अंत तक इनके द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि पृथ्वी एवं अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा 1618 में केपलर ने ग्रहों का जो मार्ग है, जो कि पहले वर्ताकार समझा जाता था, उसके बारे में भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रहों की गति एवं मार्ग का जो नियम है केपलर ने 1618 में ग्रहों के वर्ताकार मार्ग की धारणा को क्या कर दिया? अस्वीकार। और इनके बारे में एक नई जानकारी प्रदान की गई कि ग्रहों के जो मार्ग हैं वो वर्ताकार नहीं होकर के क्या होते हैं? दीर्घवर्तीय संचरण उनके द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्राइड या दीर्घवर्तीय मार्ग बताया। यानी पहले जो वर्ताकार मार्ग की धारणा प्रचलित थी, अब यहाँ पर क्या बताया गया इनके द्वारा? दीर्घवर्तीय जो मार्ग है उसका अनुसरण किया जाता है। इलेप्टिकल मार्ग का संचरण है वो ग्रहों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो प्राचीन धारणा जो कि प्रचलित थी कि ग्रह है वो एक वर्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, उसको भी बदल दिया गया। इसके अलावा न्यूटन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया 1686 में गुरुत्वाकर्षण के नियम को इन्होंने प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जो छपाई मशीन का आविष्कार हुआ जिससे मानचित्रों का निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी का जो काल है उसमें विभिन्न परिवर्तन हुए और जो प्राचीन धारणाएं थी उनमें भी परिवर्तन किए गए और नई जानकारियां या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। अब हम अगले अध्याय में जो विभिन्न महान यात्री जो खोजकर्ता हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।